जय गुरु बच्चे लोग। गुरु जी बच्चे। तो बच्चे लोग, मेरा मोटिव है, मकसद है, मोटो है कि आप सब के सब नीट की तैयारी तो करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को टच नहीं करते। जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, तब तक नीट कैसे निकल पाएंगे। बच्चों देखो, आईआईटी के लिए एनसीईआरटी जरूरत नहीं होता है, उससे ज़्यादा ब्रॉड होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप लोग मेडिकल में नीट में जाना चाहते हो तो आपका बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी, केमिस्ट्री 100% एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में आपको प्रूव कर चुका हूँ नीट में कैसे क्वेश्चन आता है चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से। और आज मैं आप लोग को सामने में सर जी को, आरवी सिंह सर जी जो मेरे फिक्स फैकल्टी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको बताएंगे, दूध का दूध पानी का पानी छिलका छुड़ा देंगे कि देखो भाई केमिस्ट्री तो है ही, प्लस में फिजिक्स में भी कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो ये बात को आपको प्रूव करना है और दुनिया वाले को बताना है, जागरूक करना है। अगर नीट का तो तैयारी करता है, बाकी सब जगह मतलब झोल है, ठग है, सब कुछ है। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ेगा नहीं करता, और जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ाता, और जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ाता, और जो नहीं पढ़ना चाहिए वो खूब पढ़ाते रहता है। तो स्टूडेंट को लगता क्या रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नो, आप ऑलरेडी 11th-12th में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, फिनिश्ड। तो अभी आपको करना क्या है, बस फुल्ली टू द पॉइंट उतना ही पढ़ो जितना कि नीट में क्वेश्चन आ सके। और नीट में क्वेश्चन एटूडेट आते हैं एनसीईआरटी से। तो आज मैं फिजिक्स में भी प्रूव करने जा रहा हूँ। मेरे सर जी हैं आरवी सिंह सर जी, फिजिक्स फैकल्टी, वो दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे फिजिक्स में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। सर जी लेट अस स्टार्ट, चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने लगे हैं। जो पहले वाले ट्रेड था वो बिल्कुल बदल चुका है। अभी के समय में बेटर होगा जो आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, एनसीईआरटी को बेस मानकर चले अगर नीट को टारगेट करना है तो, क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही अब आ रहे हैं, जिसका प्रूफ हम अभी दिखाने जा रहे हैं। जो मेरे पास जो सेट मिला था उस सेट से अभी हम F1 सेट पर डिस्कस करेंगे और उस सेट का कुछ क्वेश्चन को दिखाएंगे, और एनसीईआरटी के जो जिस लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है उस लाइन को हम इंडिकेट कर देंगे, और वो लाइन आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। जो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन अभी अराइज हो रहा है अभी के टाइम में, जो 2-3 साल के जो अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी के सभी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हैं। चलो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन सेमीकंडक्टर टॉपिक से लिया गया है, टॉपिक है सेमीकंडक्टर। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन अराइज किया गया है और सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया जो एनसीईआरटी के पॉइंट मेंशन किए गए हैं। हमने पेज नंबर मेंशन किया, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 486 एंड 487, ये 2 पेज पर ये क्वेश्चन मेंशन है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है। कोई भी इसमें चेंज नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। तो एनसीईआरटी के जो पॉइंट 14.8.2 जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन अराइज किया गया है, और उसका नंबर 3rd पॉइंट आप देखेंगे हुआ यही क्वेश्चन। टॉपिक है फोटोवोल्टिक सेल। ये एक फोटो डायोड है, फोटो डायोड है जो पीएन जंक्शन से बना हुआ है, पीएन जंक्शन से बना हुआ है। इसका काम क्या है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया असाइनमेंट रीजन क्वेश्चन में। उसमें दूसरा क्वेश्चन था जेनर डायोड किस पर काम करता है। तो जेनर डायोड का डिजाइन से क्वेश्चन था, जो डायरेक्ट लाइन आप देख सकते हैं। जो डिजाइन जो किया गया है वो रिवर्स बेस्ड डायोड है, जेनर डायोड। साथ ही साथ ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पर काम करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी से अराइज किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ स्टेटमेंट जो होगा इसका वो ट्रू होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। तो हम लोग देख लिए पहला क्वेश्चन सर जी ने बता दिया, प्रूव कर दिया आरवी सिंह सर जी ने कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 486 एंड 487 में आ गया। सर जी ये 12th में है ना? हाँ बिल्कुल 12th में है। हम लोग बातचीत भी करेंगे 12th का। तो चलो 11th से भी क्वेश्चन आते हैं, 12th से भी आते हैं और एनसीईआरटी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब सर जी देर किस बात का नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जो एनसीईआरटी से आया हुआ है, टॉपिक 11th से लिया गया है, 11th का एक टॉपिक है। और 11th से एरर से क्वेश्चन आया है, एरर से 11th के एरर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। हम जानते हैं जो एरर जो है वो 2 टाइप के हो जाते हैं। एरर 2 तरह के होते हैं। पहला तो रैंडम, जो हम जानकर नहीं करते हैं, रैंडम एरर। दूसरा होता है जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक एरर।
सिस्टमैटिक एरर जानकर किया गया होता है, ये एरर वन डायरेक्शन में काम करता है, वन डायरेक्शन में काम करता है, जबकि रैंडम एरर अनजाने में होती है, इसीलिए टू डायरेक्शन एरर है, टू डायरेक्शन है एरर में। और इसमें फ्लक्चुएशन भी होती है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन से दिया गया था। जो फ्लक्चुएशन, जो अनप्रिडिक्टेड फ्लक्चुएशन किस में होता है, तो अनप्रिडिक्टेड फ्लक्चुएशन जैसे होगा टू डायरेक्शन हो जाएगा, टू डायरेक्शन होगा तो श्योर है वो रैंडम एरर ही होगा। और आपको हम एनसीईआरटी में पेज नंबर दिखा देते हैं, ये पेज कहाँ से क्वेश्चन अरेंज किया गया है, आप इस पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, जो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, रैंडम एरर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से अरेंज किए, जो 11th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये दिया गया था नीट में। तो प्रूफ हम दोनों मिलकर प्रूव कर दिए कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव कर दिए, एक 12th का था, एक 11th का था। एनसीईआरटी फॉलो करना। अगर बात हम लोग के पास में और आप लोग आते हैं नीट की क्लास करने के लिए, 11th 12th नहीं, 11th में आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो VIPS से जुड़ना पड़ेगा और 100% हम सब एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं कवर करेंगे। उससे आप लोग का रिजल्ट, हम लोग का मोटो है कि रिजल्ट देना। चूँकि दरभंगा में ट्रूली, सही में, एक्चुअली में, वास्तव में, सच में रिजल्ट कोई नहीं देता, सब खाता हुआ रिजल्ट रहता। लेकिन हम लोग का मकसद है कि रिजल्ट बस यहीं से देना है। बट मतलब मात्र 500 रुपया में 3 सब्जेक्ट, मात्र 500 रुपया में। हाँ सर, उचित रहेगा ना 500 में? बिल्कुल बिल्कुल सर जी बोले उचित रहेगा 500, 3 सब्जेक्ट 500 रुपया में 3 सब्जेक्ट। आप कहीं भी क्यों नहीं पढ़ो, 11th 12th भी कहीं भी क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर आप नीट का तैयारी करना चाहते हो अभी से तो क्लास से ज्वाइन कर सकते हो। अब देर किस बात का, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गुरु जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 से लिया गया है, हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन 12 से है, और ये भी क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से लिया गया था। अब पेज नंबर 82 पे जाइएगा, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 5.4। उस एग्जाम्पल से जस्ट पहले एक लाइन दिया गया, पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को चेक कीजिए तो ये लाइन डायरेक्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइन क्यों दिया गया और कैसे ये काम करता है। तो हम जानते हैं मैग्नेट जब भी होगा, कोई भी मैग्नेट होगा, मैग्नेट कोई भी होगा, ये हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेट हमेशा एग्जिस्ट जब भी करेगा डायपोल में करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, जितना लाइन इससे एग्जिस्ट करेगा उतना ही लाइन इसके तरफ आएंगे। मीन्स नंबर ऑफ लाइन एग्जिट फ्रॉम मैग्नेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन इंटर इन द मैग्नेटिक सर्किल, या कह सकते हैं ऐसा जो गॉसियन सरफेस होगा उसका। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जितना लाइन यहाँ से रिलीज करता है किसी मैग्नेट से, उतना ही लाइन इंटर भी करता है। तो इसका नेट फ्लक्स जो होता है हमेशा 0 होता है, जो एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है। अभी हम उसको दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ इस बात को मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी में ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 0, जो इस बार नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मीनिंग अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। एनसीईआरटी को अगर बेस बना के तैयारी किया जाए श्योर रिजल्ट होगा। इसमें क्वेश्चन है, जब हमने वाट का साइन दिया, क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल बोल सकते हैं, जितना लाइन एग्जिस्ट करता है किसी मैग्नेट, कोई मैग्नेट हो, वो डायपोल में एग्जिस्ट करते हैं। जब डायपोल में एग्जिस्ट करेंगे, जितना इससे इंटर करेगा उतना इसके अंदर रिलीज करेंगे, जिस कारण से नेट फ्लक्स जो होगा हमेशा वो 0 होगा। समझिए सर जी, हम भी समझ गए थोड़ा सा, और शायद आप लोग समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। सर जी अच्छे से समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। बस नीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना। तो सर जी देर किस बात का, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। इसमें एक क्वेश्चन में दे दिया था, जो एक आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दिया गया था। अब इजीली समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है, और ट्रांसफार्मर में यदि पावर लॉस नहीं है, पावर लॉस का कंसेप्ट नहीं आया हुआ है, इसका मीनिंग पावर कंजर्व रहेगा, पावर कंजर्व काम करता है ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे देखिए पावर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 60 पावर दिया हुआ है, 60 वाट पावर दे दिया, 60 वाट। इसके अलावा वोल्टेज क्या दिया है क्वेश्चन में, जो मैनुअल वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, P /VI। यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/220। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 3/11 जो कि हो जाएगा 0.27 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ये बात कहाँ मेंशन किया गया है,
तो एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं टॉप उसमें एक इक्वेशन है 7 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में एक इक्वेशन है 7.48। यहाँ पे चर्चा इस बारे में किया गया है, अगर 100% इफिशियंसी है किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो उस केस में PIP जो प्राइमरी की जो वायर है, जब उसमें जो करंट पास कर रहा है, या इंटू VP इज इक्वल टू IS इंटू VS, और इसी फार्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे अभी, जिसका आंसर कितना आया था, I की वैल्यू आ गया था 0.27। ऑप्शन नंबर उसका जो भी था, ऑप्शन नंबर उसका 4 था। जो एनसीईआरटी के सीधा क्वेश्चन दिया गया है, जो इक्वेशन है 7.48 से दिया गया है, हमने यहाँ मेंशन किया, वो पेज नंबर आप 261 पे देख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर है 7.48। ये तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन, आप वहाँ चेक कर लीजिए। समझ गए होंगे एनसीईआरटी पर। अब देर किस बात के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर क्वेश्चन जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वो टॉपिक 11 से लिया गया है, 11 से लिया गया है। आपको पता होगा वेंचुरी मीटर के बारे में, जो बर्नौली जो प्रिंसिपल दिए गए थे, बर्नौली प्रिंसिपल क्या था, तो उसमें 3 तरह की एनर्जी की डिस्कस किया था। कौन कौन एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी का, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का। ये 3 एनर्जी की डिस्कस किया गया था, किसने, बर्नौली ने। तो बर्नौली प्रिंसिपल में 3 एनर्जी थे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बर्नौली ने क्या कहा था, तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या थे, इसके एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर थे, ई-फ्लक्स थे, इसके अलावा जो एरोफॉइल था, बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर दिए गए थे। तो एनसीईआरटी में जो एप्लीकेशन आप देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, वहाँ पे वेंचुरी मीटर का नाम दिया गया है, और इसका आप कैसे ये काम करता है वो भी मेंशन किया गया है। आपको हम एक पेज दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये एप्लीकेशन ऑफ वेंचुरी मीटर में है, वेंचुरी मीटर का एप्लीकेशन है ये, और यहाँ पे बर्नौली का यूज किया, यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। इसका टोटल डेरिवेशन किस पर बेस्ड है, बर्नौली केस पर। बर्नौली क्या कहा था, बर्नौली ने कहा था जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी पर ये वेंचुरी मीटर वर्क करता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग चलते देखते रहिएगा आप लोग, आँख फाड़ के देखते रहे बच्चे लोग। जो एनसीईआरटी आप लोग नहीं पढ़ते हो कहीं भी, हम जानते हैं दरभंगा में आज से 20 साल से ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं, और एनसीईआरटी आप लोग ना बायोलॉजी टच करते हो, ना केमिस्ट्री टच करते हो, ना फिजिक्स टच करते हो। और ख्वाब क्या देखते हैं सर, जानते हैं ख्वाब क्या देखते हैं, नीट का, उसमें और को पढ़ना चाहता भी है ना, और कोटा भी जाता ना, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा जो चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए इतना पढ़ाता है। इसमें क्या लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इससे समय बर्बादी होता है और कुछ होता है नहीं। समय बर्बादी होता है, सर जी बोले समय बर्बादी होता है, कुछ नहीं होता। जब जो पढ़ना है वो पढ़ो ना, नीट निकाल लोगे, ईजी बात है, दरभंगा से भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको कोटा जाना है, पटना जाना, और वहाँ पर भी जाकर अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो फालतू है आपका वहाँ पर जाना, बस समय बर्बादी होना और पैसा बर्बादी करना। अब चलते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें शो कर रहे हैं, हमें ये 12 से लिया गया है, ये 12 से लिया गया है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत बेसिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट 10 से टैली करता है। क्वेश्चन 12 से दिया गया है, 12 के टॉपिक ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया है, ऑप्टिक्स आया है, पेज नंबर 320 पर चेक कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 9.12 से आया हुआ है। एक फॉर्मूला था क्रिटिकल एंगल का, साइन IC इज इक्वल टू n/1। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन IC फॉर क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। तो उस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होते हैं। इस फॉर्मूला का अगर यूज करते तो लिखते साइन IC इज इक्वल टू n2/n1, और ये फिर क्या हो जाएगा, साइन IC इज इक्वल टू V1/V2। इसका मीनिंग है जो स्पीड होगा उसका रेशियो से हम यहाँ से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्पीड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस x ट्रैवल किया T1 टाइम में, तो स्पीड इजीली फाइंड हो जाएगा। फिर डिस्टेंस ट्रैवल किया 10x T2 टाइम में, यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, और दोनों स्पीड के रिलेशन से हम यहाँ से IC क्रिटिकल एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब उसको सॉल्व करते कैसे होगा, तो जो V1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 10x/T2, जो V2 की वैल्यू है वो आ जाएगी x/T1। यहाँ से अगर बनाते हैं तो साइन IC इज इक्वल टू 10x/T2 x/T1।
जहाँ सॉल्व अगर करते हैं तो 10t1/t2 फाइनली मेरे को 10t1/t2 फाइनली आंसर आ जाता है। अब यहाँ से अगर लिखते हैं IC इक्वल टू साइन इनवर्स 10t1/t2, ऑप्शन नंबर 10t1 ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। अब इसको एनसीईआरटी में कहाँ मेंशन किया है उसको देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में एक बस फार्मूला मेंशन है, उस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं ये फार्मूला है, एनसीईआरटी मेंशन क्या है 9.12, इक्वेशन नंबर है एनसीईआरटी का 9.12, उसमें ये लिखा हुआ है देखिए साइन IC इक्वल टू N21, और इसी फार्मूला की हेल्प से हमने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ गए होंगे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बच्चे लोग, 500 रुपया महीना में, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। आइए हम तो ज्वाइन करिए क्लास में। और ये सर जी ये सेट पढ़ा रहे हैं नीट का, कौन से सेट पढ़ा रहे हैं? F1। ये F1 सेट है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन है या क्वेश्चन नेट से अवेलेबल करो F1, फिर F1 सेट से और नीट के F1 सेट से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफ़ी, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया, काफ़ी सिंपल है नीट का। अभी हमने पहले ही बोल दिया, अभी 2-3 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2D एनसीईआरटी आ रहा है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहे हैं। तो अभी जो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजीली देख के आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया, एनसीईआरटी की समरी में दिया गया है फार्मूला। अब जानते हैं अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट इज 3 माइक्रोफैराडे प्लस 3 माइक्रोफैराडे, जो कि आ जाएगा 6 माइक्रोफैराडे। तो जो ये दोनों मिलके बना लिया 6 माइक्रोफैराडे, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैराडे प्लस 1/6 माइक्रोफैराडे। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रोफैराडे 2 + 1, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 2 माइक्रोफैराडे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन किया गया है। और ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है। यहाँ आप एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखा दे कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देख रहे हैं ये समरी है एनसीईआरटी का, और समरी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब कॉम्बिनेशन सीरीज हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, कॉम्बिनेशन पैरेलल हो ये लगाना है। सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया, कोई थोड़ा भी टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था। समझ गए होंगे। एनसीईआरटी नीट निकालना है तो एनसीईआरटी है कि नहीं सर जी? जी बिल्कुल। और सर जी अगर स्टूडेंट से पूछते रहता है कि एनसीईआरटी में तो बहुत कम लिमिट है, तो कैसे समझेंगे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता, तो सर जी कुछ बताइए सर जी। नहीं, इसीलिए तो बेटर होगा आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड करें। एनसीईआरटी करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और ये 2 अगर कमांड करते हैं एश्योर जो 95% क्वेश्चन नीट का यहीं से आएंगे। PYQ और एनसीईआरटी मिला के अगर तैयारी कर लिया जाए तो 90 to 95% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। आप इतना कवर करिए, फालतू कोई कहानी मत पढ़े। जो बेस बुक है, जो तुम्हारा आपका कोर सब टॉप बुक है, उस पर फोकस करें। अदर बुक सब पर ध्यान देने से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी नीट में। ओके सर जी, और बहुत सारे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल इस राइटर का बनावे, इस राइटर का बनावे, तो ये क्या है? और एनसीईआरटी में भी तो न्यूमेरिकल होगा ना? जी बिल्कुल, एनसीईआरटी में सफिशिएंट न्यूमेरिकल है, अब उसकी फोकस करें। अदर राइटर में बनाने में क्या होता है, टीचर को काफ़ी टाइम उसमें लग जाते हैं, ऊपर बच्चे काफ़ी डाइवर्ट करते हैं। मैंने कॉज क्या डाइवर्ट करना, आप एक इजी क्वेश्चन मिला उसमें आप काफ़ी टाइम देने लगे, उस टॉपिक में काफ़ी टाइम दिए, अदर टॉपिक आप अच्छे से कवर ही नहीं करिए। अगर एनसीईआरटी कवर अप करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी स्टैंडर्ड है, एक से क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, अब उसे अच्छे से बनाइए तो सही। पहले एनसीईआरटी का कवर करके देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आप उसे ट्राई कीजिए, श्योर नीट निकल जाएगा। चलो आप लोग IIT नहीं करना, नीट निकालना। और जैसे कि हम जानते हैं, सर जी भी जानते हैं कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट का, सर जी बायोलॉजी वाला स्टूडेंट का ना फीस पोर्शन सीधे करना चाहिए, डल रहता है। और डल इसीलिए रहता है ना, जैसे आप अभी बोले हैं ना कि एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक होता है ना, उस इतना टीचर से बनवाते रहता है, एक ही टॉपिक को 3-3 महीना तक खींचता है। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट के दिमाग बोदर हो जाता है, गेदर हो जाता है, और यहाँ न आता ना उधर कर आता है। अगर श्योर एनसीईआरटी अगर आप लोग बनावे, सर जी प्रूव कर रहे हैं, हम दोनों प्रूव कर रहे हैं, तो क्यों नहीं नीट निकालेगा? निकलेगा बच्चे लोग। बस एनसीईआरटी बना, चाहे जहाँ भी हो, पटना हो, कोटा हो, दरभंगा हो, जहाँ भी हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर, जहाँ भी हो, बस जहाँ भी पढ़ते हो। अगर मेरे पास आना तो आओ, नहीं तो कहीं भी पढ़ते हो एनसीईआरटी, उनके सिवा कुछ भी नहीं, कोई डिफरेंस बुक नहीं, कोई सिन्हा का नहीं, कोई कुछ का नहीं, है ना। जो भी कुछ का, बहुत सारे सर जी राइटर का नाम सब हमने बिल्कुल उसका बायोलॉजी में 100%,
केमिस्ट्री में 100%। और फीस में सर जी जो आप लोग को डाउट रहा था और बहुत दिन से क्वेश्चन अरेंज कर रहे थे, ये गुरु जी फीस में भी बताइए, एनसीईआरटी पुस्तक में बता, केमिस्ट्री बता चुके हैं, बायोलॉजी बता ही दिए, अब फिजिक्स का फीस में भी दिखाई रहे। अब सर जी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया गया था, काफ़ी बच्चे इसमें उलझ गए, क्योंकि सब बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। अदर बुक में एक क्वेश्चन था ही नहीं, केवल एनसीईआरटी में इस बुक में ये क्वेश्चन मेंशन किया। अदर बहुत सारे नोट्स या जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक से पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन टैली नहीं किया। काफ़ी बच्चे इसमें उलझे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में करीब 70 to 80% बच्चे फेल हुए हैं इसको बनाने में, जबकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी के अगर देखते हैं तो एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चन अरेंज कर दिया है, तो पहले इसको समझ लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या, कह क्या रहा है। आपको यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता होना चाहिए। रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर सिंपल एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ये दो तरह की हो जाती है, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये बनते कैसे हैं? तो जो पीएन जंक्शन डायोड है उससे ये बनाया जाता है। ये डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड से फॉर्म करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन दिया गया था जो एनसीईआरटी के सीधा लाइन से दिया गया था। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में एक दो टॉपिक ध्यान रखें। पीएन जंक्शन का यूज होता है, 2 पीएन जंक्शन का, वो यहाँ मेंशन किया गया है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज होता है, यहाँ मेंशन किया है। अब ये नया वर्ड एक कैपेसिटर का नाम दे दिया यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस सब में लगता है, तो कैपेसिटर लगाया गया था, कैपेसिटर। और लिखा क्या लास्टली लिख दिया जो रिमूव किसको करेंगे, एसी रिपेल फॉर्म टू रेक्टिफायर आउटपुट। ये क्वेश्चन दिया गया था। अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहाँ है वो देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी के इस फिगर को देख लीजिए, फिगर से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस फिगर में सब कुछ मेंशन किया गया है, बस एक फिगर को देखिए क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है अगर कैपेसिटर लगाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह के बनेंगे, अगर कैपेसिटर नहीं लगाओगे ग्राफ ऐसे बनेंगे। ठीक है, जो कैपेसिटर लगाने किस में, सॉरी, कैपेसिटर लगाओगे ग्राफ इस तरह के फॉर्म करेंगे, कैपेसिटर नहीं लगाने पर ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह के फॉर्म करते हैं। इस तरह ग्राफ फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया था जो आप कैपेसिटर का यूज, तो क्वेश्चन हम चलते हैं रिटर्न में, यहाँ पे लिख दिया था जो अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो किसको रिमूव कर देंगे, तो वहां पे एसी रिपेल जो है रेक्टिफायर आउटपुट देना शुरू करेगा। तो सिंपल है, ये इसको रिमूव कर नहीं सकते, इसको रिमूव करेंगे तो ये तुरंत रेक्टिफायर काम करना ही छोड़ देगा। इसको रिमूव करेंगे तो कुछ लोड ही नहीं बनेगा, कोई काम नहीं। ट्रांसफार्मर की नीड होगी ही फुल वेव बनाने के लिए। बस एक कैपेसिटर है जो ऑप्शन आपके बिल्कुल सटीक मिलते हैं और वो आपके एनसीईआरटी बुक में ग्राफिकली से समझाया गया है। तो आंसर ऐसा क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएंगे। तो समझ गए, बस एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप दूसरा रेफरेंस बुक पढ़ते रहते हैं तो कहते हैं कि फिजिक्स सर डल है, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बन पाया। और किसी भी स्टूडेंट को नीट के लिए फिजिक्स बहुत ज़रूरी होता है मार्क ऑब्टेन करने के लिए, अच्छा मार्क लाने के लिए। वरना आप केमिस्ट्री से कितना खींचेंगे, बायोलॉजी से कितना खींचेंगे, फिजिक्स भी होना चाहिए। और फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं रेफरेंस बुक से, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो टीचर जो चीज़ याद कर चुका है ना, उसका जो गुरुजी थे ना, वो गुरुजी जैसे पढ़ा चुके हैं, जो नोट वो बना चुके हैं, वो आज भी 10 साल पहले भी 15 साल पहले भी वहीं पर फुल स्टॉप कमा देते। जबकि बच्चे लोग, साइंस हमेशा ऑलवेज चेंज्ड होता है, समय परिवर्तन होता है, दिन बदलता, महीना बदलता, साल बदलता। तो क्या आप लोग 10 साल पहले जहाँ फुल स्टॉप कमा देते थे आज भी वहीं पढ़ेंगे, वही किताब पढ़ेंगे? नो, फुल्ली एनसीईआरटी। तो बस इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर बाय द वे कि जुड़ना चाहते हो नीट क्लास से, तो समथिंग आप लोग का जो 22 स्टार्ट होगा वो 22 स्टार्ट होगा 30 मई से, 30 मई, जस्ट ये 30 मई से। और टाइमिंग बता देंगे, अनाउंसमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब पर आके फिर बता देंगे आप लोग को। मात्र 500 रुपया महीना में तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का अगर आना है तो। और फुल्ली एनसीईआरटी से एक भी बात आगे नहीं न पीछे, बस एनसीईआरटी। अब देखते हैं रिजल्ट कैसे ना आपको देते हैं। तो बस चलो आज यहीं तक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। समझ गए होंगे? तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी में चलो 500 रुपया महीना में, किसी को भी दिक्कत नहीं हो, आइए हमको ज्वाइन करिए।